नमस्कार, आदाब। मेरा नाम परवेज़ आलम है। सिने इंक की पॉडकास्ट सीरीज़ मुलाकात में आज मेरी मेहमान हैं गज़ाला अमीन, जिनके साथ मेरा कुछ अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और ये बात यहाँ शुरू में ही वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है कि ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है और पुरानी कोलीग भी। खैर, तो मिलिए गज़ाला अमीन से, जो पिछले 40 सालों से भी ज़्यादा अरसे से रेडियो, टेलीविज़न और थिएटर की दुनिया में सरगर्म हैं। कभी आपने इनको एक एक्ट्रेस के रूप में देखा होगा, तो कभी दूरदर्शन टेलीविज़न पर एक न्यूज़ रीडर की शक्ल में आपने इनको खबरें पढ़ते हुए ज़रूर देखा होगा। रेडियो की दुनिया के लोग इन्हें एक बेहतरीन ड्रामा वॉइस की तरह ज़्यादा पहचानते हैं। अच्छा, मेरा एक ये भी था, एक टैलेंट कि मैं आवाज़ें बहुत निकाल सकती थी, तो उनकी बहुत इस्तेमाल हो जाता था। जैसे अगर साउंड नहीं है और ये हुआ कि उसके बच्चा पैदा हुआ तो मैं चालू हो जाती थी, जैसे कि या किसी की मुर्गी आ गई, वो भाग रही है, पक 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 पक, उसको पकड़ लिया। तो इस तरह की चीज़ें जो है, हम लोग जो साउंड रिकॉर्डिंग में होती थी वो तो होती ही थी, लेकिन हम लोग अपने भी ऐड कर जाते थे। गज़ाला अमीन। ड्रामे के अलावा गज़ाला अमीन ने लंदन में बीबीसी हिंदी और बीबीसी उर्दू के लिए भी बहुत काम किया है, लेकिन ये सारे काम इनकी नौकरी का हिस्सा नहीं थी। तो फिर नौकरी क्या करती थी? तो उसका जवाब बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए कि गज़ाला अमीन ने दिल्ली के मशहूर जीसस एंड मैरी कॉलेज में हिस्ट्री की टीचर की पोस्ट पर तकरीबन 35 बरस काम किया है। और आपकी पढ़ाई हुई लड़कियां हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर दुनिया के कोने कोने में गज़ाला का नाम रोशन कर रही हैं। अब बाकी तफसील गज़ाला से ही सुनते हैं। मेरा गज़ाला अमीन से पहला सवाल था कि ये रेडियो और टेलीविज़न से इश्क का सिलसिला कब और किस उम्र में शुरू हुआ? परवेज़, ये बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि ये इसमें मैं तुम्हें अपने बचपन की बात बताना चाहूँगी कि हम जब छोटे थे तो जैसे कि तुम जानते हो, उस ज़माने में एंटरटेनमेंट तो और कुछ होता नहीं था, रेडियो ये होता था। और रेडियो में भी उस वक्त ड्रामे वगैरह बहुत अच्छे लंबे हम लोग नहीं सुन पाते थे। हवा महल से समझिए मेरी शुरुआत हुई कि बचपन में हवा महल हम सुनते थे, और अक्सर अपनी माँ के साथ लेटे हुए ही रात को आता था तो सुनते थे। जैसे ही उसकी सिग्नेचर ट्यून आती थी हम एक्साइटेड हो जाते थे। लेकिन हवा महल के ज़रिए से जो एक आवाज़ की दुनिया का इंट्रोडक्शन हुआ मेरे लिए, वो मेरे ख़्याल से बहुत ही अहमियत रखता है ज़िंदगी में। और उसमें थीम्स भी ऐसी थीं जो कि असर छोड़ गई मेरे जहन पर। जो ओ हेनरी की कहानियाँ होती थीं जो मैंने सुनी उस वक्त, जैसे कि गिफ्ट ऑफ द मजाए पे जो तर्जुमा उर्दू में किया गया था, या लास्ट लीफ, इतनी बामायने कहानियाँ होती थीं और उनको सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। और उस वक्त हमने दीना भाई, जो कि माने जाते हैं बहुत ही बड़ा नाम है उनका रेडियो ड्रामे में, दीनानाथ जी, उन लोगों की आवाज़ें सुनी। फिर 1965 में जब वॉर शुरू हुई थी तो रेडियो झूठिस्तान करके वो शुरू करते थे, उसमें उनकी बातें सुनी। तो इस तरह की बातें, ये समझो कि मैं अपनी 5 साल की उम्र की बातें अभी तक मुझे याद है, तो मैं कितनी मुतासिर रही होंगी बचपन में इन सब बातों में से। और एक आता था लहरें, उसका मैं अभी तक नहीं जोक भूल पाती हूँ। एक उसमें लोहा सिंह थे और उनका जोक ये था कि मैं खड़ा हुआ था और मैंने देखा कि एक कमरा खुला, उसमें कुछ लोग गए और उम्र रसीदा लोग थे, और फिर थोड़ी देर के बाद वो कमरा फिर खुला, उसमें से जवान निकले लोग, तो वो लिफ्ट की बात कर रहे थे। अच्छा। तो ये समझिए कि इतने साल पहले के जो जोक्स थे वो लिफ्ट वगैरह के बारे में जोक्स होते थे। तो वी आर गोइंग बैक इन हिस्ट्री लाइक दैट। फिर एक वक्त ऐसा है कि आपने जिन नामों का जिक्र किया, जैसे दीनानाथ वगैरह, फिर आपने इनके साथ काम किया? हाँ, तो बस कॉलेज में हम नाटक वगैरह करते रहे, हमें हमेशा से शौक़ था उसके बारे में। और फिर जब मैंने एमए किया तो आई वाज लकी कि फ़ौरन मुझे जॉब मिल गई थी जीसस एंड मैरी कॉलेज में, और मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया बहुत कम उम्र में ही। तो उस वक्त जो है हमें बुलाया गया था, एक कोई प्रोग्राम था टेलीविज़न पे, दूरदर्शन पे, उसको जज करने के लिए हम पैनल पे गए थे और हम अपना साड़ी वगैरह पहन के गए थे। तो कुछ प्रोड्यूसर्स ने नोटिस किया और उन्होंने मुझे कहा कि आप आइए फिर से ऑडिशन के लिए, और हम आपको ऑडिशन करना चाहते हैं अनाउंसर के लिए। तो मैंने कहा था कि मैं अनाउंसर तो नहीं, लेकिन हाँ एक्टिंग के लिए मैं ज़रूर आ सकती हूँ। और तब फिर
मैं अपने ऑडिशन के लिए तैयारी करके गई थी और मुझे बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि उस ज़माने में एनएसडी जो था वो उसका जो रेपेट्री था वो बिल्कुल अपनी चरम सीमा पे था, समझ लीजिए। नेशनल स्कूल स्कूल ऑफ ऑफ ड्रामा। ड्रामा, जी हाँ। और ये आप बात कर रही हैं दूरदर्शन टेलीविजन में ऑडिशन की? जी हाँ। तो मैं काफ़ी डर भी रही थी क्योंकि उस वक्त मैं नाटक बहुत देखती थी, थिएटर देखती थी, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो हमारा है, अगर आप लगान फिल्म देखिए तो आधी रेपर्टरी समझिए उस फिल्म में है। ये तो है। और उससे पहले जैसे मनोहर सिंह, सुरेखा जी सीकरी। हाँ, बिल्कुल उत्तरा बावकर, उत्तरा बावकर। बल्कि बाद में टेलीविजन में मुझे उत्तरा बावकर जी के साथ काम करने का भी मौका मिला। अच्छा। तो उन लोगों को देखती थी, ये रघुवीर। तो रघुवीर के साथ भी मैंने किया। ये मनोहर सिंह वगैरह को तुगलक जब हुआ था पुराना किला में, राजेश विवेक थे, आनंद देसाई, पूरा जो के रायना, वी.के. कश्यप, बहुत सारे जितने भी ये लोग थे, जो जसोलकर, सब टॉप के, पंकज कपूर, M.K. रायना, सभी के सब जो थे। तो वो ज़माना था 80s का, अर्ली 80s का, जब ये सब एक्टर्स बहुत मशहूर थे। तो उनमें से बहुत से लोग ऑडिशन के लिए आए हुए थे जब मैं गई थी। तो मैं थोड़ा डर रही थी, ये लोग तो प्रोफेशनल है, उनके साथ हो रहा है। लेकिन बहुत अच्छा उम्दा हमारा। किसने किया ऑडिशन? ऑडिशन में सबा जैदी थी जो कि एनएसडी की ही थी। वो प्रोड्यूसर्स जो थी उस ज़माने में, वेद सिन्हा और समीर मोइत्रा और सबा जैदी, सभी जो हैं एनएसडी के थे। तो सबा बैठी थी पैनल पर और मैं बड़ा तैयार करके गई थी। रेत के घरौंदे एक हमने नाटक किया था मिरांडा हाउस में जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो उसका कोई एक बहुत ही ड्रामेटिक पीस हम रोने धोने का तैयार करके ले गए थे। लेकिन देखा पैनल के शक्ल जब मैंने देखी तो कोई भी उस पर असर नहीं हुआ था। और फिर सबा ने कहा कुछ और कीजिए। तो उसी वक्त कोई भी अगर आपके दिमाग में और दिल में एक्टिंग का कीड़ा है तो आप बहुत बड़े ऑब्जर्वर होते हैं। आप पूरे वक्त सबको ऑब्जर्व करते हैं, उनकी चाल ढाल, बात करने का अंदाज, खड़े होने का अंदाज। और उस ज़माने में हम लोग इसमें बस में ट्रैवल करते थे, तो बस में मैं पूरे वक्त सबको देखती रहती थी। तो उसका एक इंसिडेंट था, कुछ हरियाणवी औरतें चढ़ी थी बस में, और फिर उसमें क्या हुआ था, बहुत ही हिलेरियस वो इंसिडेंट था, जिसमें बहू जो है वो बता रही थी अपनी बहू का किस्सा कि वो मदर डेयरी लेने गई थी दूध, और किसी ने उसकी चूड़ियाँ लेने की कोशिश की, और क्या हुआ, बहुत ही मजाकिया वो इंसिडेंट था। तो वो मैंने इनैक्ट कर दिया वो पूरा, जैसे कि मैं बस में खड़ी हूँ और बातचीत हो रही हूँ, तो कर बस रही हो गया हूँ। आपका ऑडिशन? तो बस वो ऑडिशन हो गया, क्लियर हो गया। तो उसमें मैंने शुरू किया सबसे पहले बड़ी बुआ जी, बादल सरकार का नाटक जो है वो हमने किया था, समीर मोइत्रा जी ने डायरेक्ट किया था। अभी मैंने वही किया था कि समहाउ इट जस्ट क्लिक्ड, और इस तरह से क्लिक किया कि मैं इतनी पैशनेट थी और इतना अटेंशन, पूरा अपना फोकस लगा के रिहर्सल्स करती थी कि मुझे सबके डायलॉग्स याद थे। तो मेरा जो पहला नाटक था उसी में ये हो गया था कि उषा सुहेल मेन लीड कर रही थी उसमें, उनकी किसी का क्या इंतकाल हो गया था घर में। तो ये हुआ कि लाइव होती थी रिकॉर्डिंग पूरी, हम लोग को रिहर्सल करनी होती थी टेलीविज़न में, और कैमरे जो थे वो 3 लगे होते थे, लाइव होते थे। आपको अपने आप सोचना पड़ता था देख के कि किस पे लाल बत्ती जली हुई है, और आप चेहरा उसी तरफ करके आप जानते हैं कि शॉट उसी में आ रहा है, आपको एक्टिंग करनी होती थी। तो वो सारा ये हुआ कि शायद वो आ ना पाए उषा। तो दादा जो हमारे डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, गजाला करेगी। मेरा पहला प्ले, उसमें एक छोटा सा मेरा रोल था। तो मेरा हमेशा ये कहना होता है सबके लिए कि तुम अगर कमिटेड हो तो ज़रूर लोगों की आंख में आओगे और ज़रूर मौका मिलेगा। ये किस ज़माने की बात कर रही हैं? ये मैं 81 की बात कर रही हूँ। तो 1981 में इस तरह से आपका दाखिला हुआ दूरदर्शन में नाटकों के माध्यम से। जी हाँ। रेडियो कहाँ से आया? हाँ, तो उसी वक्त क्या हुआ कि पहली समझिए कि जो टेलीफिल्म बनी है दूरदर्शन के लिए, आई एम वेरी लकी कि बहुत से पहल जो हुई दूरदर्शन में उसके साथ में जुड़ी हुई थी। तो अंगारे नाम था, और उसमें जो लड़की होती है उसको डाउरी के लिए बर्न कर दिया जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो बहुत ही ज्वलंत एक टॉपिक था। उसमें इंटरेस्टिंगली जो मेरे ससुर बने थे वो दीनानाथ थे, और सास थी सरोज भार्गव, और मेरे वालिद थे SM ज़हीर, और माँ जो बनी थी वो थी विनीता मलिक। अच्छा, ये नाम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों के लिए जानना ज़रूरी है जो नहीं जानते। ये
उस वक्त दिल्ली के बहुत बड़े नाम हैं, रेडियो में भी हैं, स्टेज में भी हैं, जैसे एस.एम. ज़हीर, जाति पूछो साधु की। साधु की उससे बड़े मशहूर हो गए थे। रिव्यू आया था स्टार इज़ बॉर्न गज़ब का। हाँ। सरोज भार्गव की तो पूरा ख़ानदान ही बिल्कुल एक्टिंग में था। याद दिलाइए कौन कौन? नहीं, उनके और पूरे खानदान के साथ मैंने काम किया। उनका बेटा अभय भार्गव, सीमा भार्गव उनकी बेटी, और बस उसके बेटी ने बॉम्बे में जाके जो शादी की है उनके साथ नहीं किया मैंने, उनके दामाद के साथ। लेकिन सरोज जी के साथ तो मैंने बहुत किया, और वो बहुत ही खतरनाक मेरी सास बनी थी उसमें। और उसका एक मैं बताना चाहती हूँ कि वो भी समीर मोहित्रा ने डायरेक्ट किया था, और वो बंगाली थे, तो थोड़ा सा जेंडर में और ग्रामर में हिंदुस्तानी बोलने में उनको दिक्कत होती थी। आखिर में हम कभी भूल नहीं सकते कि हम मर गए हैं, हमारी लाश पड़ी हुई है, और जब शॉट आता था तो एक बार कह रहे हैं, दादा कह रहे हैं, ज़रा लौश को कहो कि आके यहाँ लेट जाए। तो एनीवे, तो उसमें दीना भाई से मेरी मुलाकात हुई, और मैं तो बिल्कुल आई वाज स्टार स्ट्रक, क्योंकि बचपन से उनके नाटक सुने थे। तो उन्होंने कहा, तुम कमाल कर रही हो, लोग पहले रेडियो आते हैं फिर टीवी जाते हैं, तुम पहले टीवी चली गई हो, अब तुम्हें रेडियो आने की अब बारी है। मैं यहाँ थोड़ा सा दीना भाई का इंट्रोडक्शन, दीना भाई में क्या गया, लेकिन ये दीनानाथ, हम लोग दीनानाथ तो नहीं है, ज़ाहिर सी बात, दीना भाई कहते थे सभी लोग उनको। और दीनानाथ जो थे वो ऑल इंडिया रेडियो में ड्रामे के बहुत बड़े जायंट किस्म के प्रोड्यूसर थे, और उनकी छत्र छाया में बहुत सारी चीज़ें होती थी, तरह तरह के ड्रामे होते थे। मैंने जब ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया है तो मुझे भी ये खुशकिस्मती इस बात की हासिल हुई कि मैंने उनको देखा काम करते हुए, और उनके साथ थोड़ा बहुत काम भी किया। तो इसलिए यहाँ दीना भाई को ज़रा पिक्चर में रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्रोड्यूसर होने के साथ साथ वो रेडियो के बहुत बड़े स्टार भी थे। उनकी आवाज़ तरह तरह की वो नकलें करते थे, कुछ जोक्स भी क्रैक करते थे, और फिर बाद में तो उन्होंने फिल्मों वगैरह में भी थोड़ी बहुत एक्टिंग की थी। तो बट उन्होंने बहुत लोगों को इंस्पायर किया एक तरीके से। तो एक तो दीनानाथ प्रोड्यूसर होते थे, उनके साथ में अपने काम करना शुरू किया। और फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें आना है ऑडिशन के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। अब हम पहुंचे ऑडिशन में, वहाँ पर पूरे कॉरिडोर में सब लोग बैठे हुए अपना अपना पर्चा रट रहे थे, और उसमें ये भी होता था कि उर्दू के अल्फाज आप सही बोल रहे हैं कि नहीं, नुक्ते सही लग रहे हैं कि नहीं, तो उसका भी टेस्ट होता था। हिंदी बिल्कुल आपकी क्लिष्ट हिंदी के भी होते थे पैराग्राफ्स, बहुत ही। मैं ये कहना चाहती हूँ परवेज़ कि मेरे ख्याल से ऑल इंडिया रेडियो जो है वो इतनी प्रोफेशनल बॉडी है, जो मैंने जो मुझे याद आ रहा है, जो मैं तुम्हें बात कर रही हूँ, कि इतना तरीके से सब काम और हर चीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन। तो वहाँ पर भी पहुँचे तो पैनल में जो लोग थे वो हम लोग को तो नज़र नहीं आ रहे थे, वो लोग स्टूडियो में थे। और मैं अभी तक मुझे उसका पूरा डायलॉग एक जो याद है वो मैं तुम्हें सुनाना चाहूँगी। ऑडिशन का हाँ, तो ऑडिशन के लिए पीस दिया जाता था, और वो सारे जो उम्मीदवार हैं वो सब उसको तैयार करते थे, और उसके बाद एक दूसरी तरफ पैनल बैठा होता था। हाँ। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कभी मैं खुद उस पैनल में कम से कम 4-5 साल बहुत बार बैठा हूँ ड्रामे के ऑडिशन में। हाँ। और उधर दूसरी तरफ आर्टिस्ट होता था जो माइक पर कुछ पढ़ता था। तो आपको क्या पीस मिला था? अरे मेरे ख्याल से सबको मिला था, और उसके बाद सबको मिलता रहा है। और वो था एक पीस, जोसेफ अपनी ज़ौजा को लेकर जब जहाज से जजीरे पर उतरा तो उसने देखा कि जलील जल्लाद जंजीरों से जकड़ा खड़ा है। एक तो ये था जो हम लोग को बोलना था। और फिर उसके बाद कि आप अंधेरा है, उसमें आप जा रही हैं एक कमरे से निकलकर और गलियारे में जाती हैं, और एक बाल्टी है और ये है इस रास्ते में, तो उसको आप लांघते हुए कैसे जा रही हैं, और साउंड इफ़ेक्ट में ही आप क्या क्या बोल रही हैं कि पता चले सुनने वाले को कि ये हो रहा है उस कमरे में या इस वक्त। तो ये सब खैर एनीवे वो सब कुछ करके मेरे ख्याल से मैंने पहले नाटक जो अपना किया था वो था प्रेमचंद का गबन रेडियो पर। और उसके बाद वो जैसे मैंने तुम्हें टेलीविज़न का बताया कि उछलती कूदती रहती थी, मैं सबके याद करती रहती थी लाइनें। तो फिर उसके बाद रेडियो में भी बहुत अच्छा रेगुलर मुझे मौका मिलने लगा। उस ज़माने में रेडियो की जो वॉइसेस है, यानी कि जो रेडियो के ड्रामा आर्टिस्ट वो बड़े मशहूर होते थे। मतलब मैं और आप, इत्तेफाक की बात ये कि तकरीबन हम लोगों ने आसपास ही ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया। मैंने तो नौकरी की 1982 के बाद से बाकायदगी से, और आप ज़ाहिर सी बात है एक ड्रामा आर्टिस्ट की हैसियत से वहाँ पे आई।
तो इसलिए मैं भी उन लोगों को जानता हूँ, उन नामों से वाकिफ़ हूँ, और मेरे भी वो बचपन में कहीं ना कहीं आइकन होते थे जब रेडियो सुनते थे। तो जैसे कि ये नागर ब्रदर्स होते थे, हाँ हाँ, बी आर कुमुद नागर। नागर, बी आर बी नागर, आर नागर। सोमनाथ नागर तो खैर अलग हाँ थे, हाँ लेकिन ये कि क्या गजब के एक्टर्स होते थे। और हाँ। कौन कौन था? और बहुत से लोग थे, श्याम अरोरा होते थे। उसके बाद बंसी थे। फिर ये कीमती आनंद टेलीविज़न में भी करते थे और रेडियो पे भी करते थे। सुचित्रा गुप्ता, वीना होरा, और जो सीनियर थे आपने शर्मिला मलकानी। शर्मिला मलकानी। फिर आपने जिक्र किया सरोज भार्गव का, उसी तरह से राजकुमारी प्रसाद थी जो कि प्रिंसिपल थी एक कॉलेज की, तभी भी उनको इतना शौक था कि आके करती थी। और ये कमलेश गिल वगैरह तो टेलीविज़न में उन्होंने बहुत कुछ किया। और मोहनी बडोला माथुर, वीएम बडोला के साथ मैंने टेलीविज़न पे बहुत अच्छा प्रोग्राम भीष्म साहनी की कहानी पे किया था। दैट वाज द फर्स्ट कलर प्रोग्राम ऑन टेलीविज़न। वो मैं और आपको बताती हूँ थोड़ा आगे चलकर टेलीविज़न के बारे में। बट यहाँ जो मुझे सबसे अच्छा लगता है ना परवेज़, रेडियो की जो दुनिया और जो नाटक हम लोग कर रहे थे, कि आप सिर्फ आवाज़ के ज़रिए, अपनी सांसों के ज़रिए, अपने स्टूडियो में मूवमेंट के ज़रिए पूरी एक तस्वीर जो है अपने सुनने वाले के सामने पेश कर देते हैं, जिसमें कैरेक्टर का की एज भी पता चल रही है और सारे इमोशंस भी पता चल रहे हैं। तो ये चीज़ जो है एक कमाल की एक कहाँ पे प्रोफेशन है। रिकॉर्ड करती थी आप ड्रामे ज़्यादातर? ज़्यादातर तो वही आकाशवाणी भवन में हम लोग का अपना 5 नंबर का स्टूडियो होता था। उसमें आकाशवाणी नहीं, ब्रॉडकास्टिंग हाउस, ब्रॉडकास्टिंग हाउस, हाँ, स्टूडियो नंबर 5। 5, जी हाँ। और उसमें जो है रिहर्सल्स होते थे पहले, कई दिन बैठ के रिहर्सल्स होते थे और अपनी ज़बान साफ रवानी लाई जाती थी डायलॉग्स पे, और फिर उसके बाद किन किन रिकॉर्डिंग लोगों ने होती। आपको डायरेक्ट किया? हमें जैसे मैंने बताया भारत रत्न भार्गव जी थे उस वक्त, और फिर उसके बाद ट्रिपल एस ठाकुर, एस ठाकुर का बड़ा नाम होता था, जो कि बचपन से ही सुना था। तो मौका मिला उनके साथ भी काम करने का, जो लाइव साउंड इफ़ेक्ट्स देते थे कि अब आप चल रहे हैं या सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं या दरवाज़ा बंद हुआ या आपकी चम्मच से आप चाय को हिला रहे हैं, उस तरह के उनके साथ किया। FC माथुर वगैरह भी थे। FC माथुर उनके हिंदी में क्या लिखते थे, याद करिए? फाका चा माथुर। फकीर चंद माथुर, हाँ, फकीर चंद माथुर नाम था। तो फाका चा जो हिंदी में लिखते थे, तो साइन अक्सर ऐसे भी हम देखते थे, वो बोलते थे। और आपने ट्रिपल एस ठाकुर यानी कि SS ठाकुर का जिक्र किया। मैं कहीं एक थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था, सादत हसन मंटो तो एक तरह से रेडियो ड्रामा के फादर हैं इंडिया में। मतलब किस तरह से उनके साथ में रेडियो ड्रामे का पूरा डेवलपमेंट हुआ, कैसे उन्होंने स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया, किस तरह से रेडियो के सारे इफ़ेक्ट्स वो अपने स्क्रिप्ट में लिखते थे और स्ट्रक्चर करते थे। क्राफ्ट जो है रेडियो ड्रामे की लिखने के लेवल पे, वो सबसे ज़्यादा जो डेवलप हुई है, विकसित हुई है, मैं समझता हूँ ऐसा, वो मंटो के ज़माने में हुई। तो ये जो ट्रिपल एस ठाकुर हैं, ये मंटो के ज़माने में भी सोचिए इन्होंने ड्रामा किया था। बाप रे, जस्ट इमेजिन। और उन्होंने आपको भी डायरेक्ट किया। हाँ, वाह, क्या बात है। और फिर उसके बाद तो ये सब लोग, सुशील बैनर्जी, आखिर में दानिश इकबाल वगैरह के साथ किया, कमल दत्त, ये लोग के बाद में शरद दत्त, हाँ, वो पहले तो शरद दत्त थे, हाँ। तो इन लोगों के साथ मैंने काम किया, और उसमें मैंने जो बहुत सी चीज़ें सीखी जो कि बाद में शायद तुम्हें पता नहीं हो। जब मैंने बाद में, तुमने जिक्र किया कि न्यूज़ भी किया था मैंने, वो जब छोड़ा तो फिर मैं ट्रेन कर रही थी एंकर्स को अलग अलग चैनल्स में, स्टार्टिंग विद स्टार न्यूज़। तो कुछ मैं ट्रेनिंग में जो बातें सिखाती थी वो मैंने रेडियो में ही सीखी थी। और मैं कुछ यहाँ पर कुछ बताना चाहूँगी रेडियो के बारे में और आवाज़ के बारे में। एक तो ये कि लोग ये नहीं जानते हैं कि हम सांस जब लिया होता है हमने, तभी हम बात कर सकते हैं। तो हम सांस के ज़रिए बात करते हैं। जितनी आपकी लंबी सांस है उस दौरान आप बात करते हैं, जैसे ही सांस टूटने लगती है उसी वक्त आपको रोककर आपको फिर से शुरू करना पड़ता है। तो आप जितनी अच्छा योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, आपकी जितनी लंबी सांस होगी उसमें उतना ही मॉड्यूलेशन आप दे सकते हैं, उतार चढ़ाव ला सकते हैं, नहीं तो आपको तोड़नी पड़ जाएगी उसको। और इसके अलावा पिच, अभी आप जिक्र कर रहे थे जब हम लोग ने रिकॉर्डिंग भी शुरू की, कि पिच जो है वो किस तरह से एज से भी रिलेटेड होती है। तो आप अगर बच्चा हैं
जैसे मैं यहाँ बीबीसी में भी कर रही थी, तो मैं बबली का रोल करती थी, जो 5 साल की एक बच्ची है, यहाँ लंदन में आई हुई है और यहाँ पर बैठकर सब कुछ बताती है। तो वो आपकी, अब मैं कहूँगी परवेज़ भैया आप यहाँ से बैठिए, आप इतने दिन से कर रहे हैं, आप कब से कर रहे हैं रिकॉर्डिंग? फिर उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती, परवेज़ आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? परवेज़ आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? परवेज़ तुम कब से बैठे हुए हो यहाँ, रिकॉर्डिंग के लिए बैठे हुए हो, थक गए हो क्या? आओ आप नीचे खाना खा लो। अरे परवेज़ बेटा तू कब से कर रहा है ये रिकॉर्डिंग, कितना लंबा करियर है तेरा। तो किस तरह से पिच जो है वो आपकी उम्र के साथ बदलती जाती है। उसी तरह से हम लोग का होता था कि जैसे स्ट्रेसेस आपके सेंटेंस पे कहाँ आने चाहिए, क्या आप कह रहे हैं मॉड्यूलेशन के लिए, किस तरह से बताइए। तो जैसे मैं कहूँ कि परवेज़ मुझे 1 कप कॉफ़ी दे दो, तो मैं कहूँगी परवेज़ मुझे 1 कप कॉफ़ी दे दो, तो परवेज़ तुम दे दो, अचला नहीं। परवेज़ तुम मुझे 1 कप कॉफ़ी दे दो, 2 मत लाना। तुम मुझे 1 कप कॉफ़ी दे दो, कॉफ़ी ही देना, चाय मत देना। अरे परवेज़ मुझे 1 कप कॉफ़ी दे दो, अरे मेरा मतलब है कि इतना वक्त हो गया अभी तक तुमने नहीं दिया। तो स्ट्रेसेस, मॉड्यूलेशंस, ये सब कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इसके अलावा हम लोग जब रिकॉर्डिंग कर रहे होते थे तो माइक से कितनी दूरी रखनी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती थी। और माइक से आप टर्न करके जब बोल रहे हैं कि अरे देखना ज़रा नीचे घंटी बजी है, ज़रा दरवाज़ा खोल देना, तो वो मैं नीचे किसी से बात कर रही हूँ, दूसरे कमरे में कह रही हूँ अरे अच्छा आप भी तो हैं वहाँ पर, ज़रा देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद किसी ने नहीं खोला तो मैं अपने से बात कर रही हूँ, घर में इतने सारे लोग हैं, ना जाने क्यों कोई जाकर दरवाज़ा इस वक्त नहीं खोल रहा है। तो इस तरह की बहुत ही इंटरेस्टिंग हम लोगों ने सीखे थे टेक्निक्स की क्या क्या होनी चाहिए। ये सब लोग जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं रेडियो के, आपने नाम लिए, ये अपने आप में लेजेंड हैं। जैसे आपने दीनानाथ का जिक्र किया और आपने FC माथुर का जिक्र किया, उन्होंने भी प्रोड्यूस किया था कोई ड्रामा आपके साथ? हाँ मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। और उस शरद दत्त तो जो नेशनल प्रोग्राम करते थे ड्रामे का, जी हाँ जी हाँ, जब मैंने ज्वाइन किया तो उस वक्त प्रोड्यूसर थे, बहुत गजब के प्रोड्यूसर थे, प्यारे इंसान थे ना? जी हाँ। और ये नेशनल प्रोग्राम्स जो प्लेस किए थे, आपको शायद मालूम होगा कि 1956 में ये शुरुआत हुई। और अगर हम प्लेस का ही थोड़ा सा लें इसकी हिस्ट्री, तो 5000 प्लेस हर रोज़ हर महीने होते थे, सारे लोकल स्टेशन से, रीजनल लैंग्वेजेस मिला के। अच्छा मेरा एक ये भी था एक टैलेंट कि मैं आवाज़ें बहुत निकाल सकती थी, तो उनकी बहुत इस्तेमाल हो जाता था। जैसे अगर साउंड नहीं है और ये हुआ कि उसके बच्चा पैदा हुआ तो मैं चालू हो जाती थी, जैसे कि या किसी की मुर्गी आ गई, वो भाग रही है, पक 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 पक, उसको पकड़ लिया। तो इस तरह की चीज़ें जो है हम लोग, जो साउंड रिकॉर्डिंग में होती थी वो तो होती ही थी, लेकिन हम लोग अपने भी ऐड कर जाते थे। और अभी मैं बात कर रही थी जो हेड कर रहे हैं ड्रामा यूनिट को, वो बता रहे थे कि बहुत से उन लोगों ने डिजिटाइज़ किया कि आप लोग जो हंगामा करते थे स्टूडियो में, शोर हो रहा है या नारे लग रहे हैं, वो सब के जो एक्सेप्ट्स हैं वो भी हम लोग ने डिजिटाइज करके रखे हुए हैं। अच्छा ठीक है। तो एक बात बताइए कि 1981 के ज़माने से आप रेडियो ड्रामा कर रही हैं ग़ज़ाला अमीन, अभी तक कर रही हैं? परवेज़ यही मुझे बहुत ही रंज है कि एक अरसे से मैं नहीं कर पाई, क्योंकि फिर मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गई थी। लेकिन अभी हाल में मैंने संपर्क किया है और अब मैं जाऊंगी तो दिल्ली ज़रूर जाऊंगी, और मुझे बुलाया है उन्होंने ड्रामा सेक्शन में, और उम्मीद है कि मैं फिर से कुछ कर पाऊंगी। अच्छा ठीक है। तो रेडियो क्योंकि मैं एक बात बताऊं, जो मैं शुरू में जब कर रही थी, ठाकुर साहब के प्ले में मैंने देखा था कि एक चिश्ती साहब थे, बहुत ही ज़ईफ़, हाँ, पुरानी दिल्ली से आते थे रिकॉर्डिंग के लिए, और बहुत ही दिल लगा के रिकॉर्डिंग करते थे, लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनकी, और उन्होंने रिकॉर्डिंग किया। और फिर मैंने 2-3 दिन के बाद सुना कि उनका इंतकाल हो गया, और मैं बहुत यंग थी उस वक्त, लेकिन मेरे दिल में ये बात आई कि कितना अच्छा है कि आप आखिर वक्त तक रेडियो जो है, आवाज़ की दुनिया में आप काम कर सकते हैं, और इससे अच्छी मौत क्या हो सकती है कि काम करते करते वो गए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सो आई वांट टू गेट बैक टू रेडियो। और इधर रेडियो ड्रामा कर रही थी, उधर फिर टेलीविजन ड्रामे में भी जाती थी? हाँ जी, जाती थी, और मैं बहुत ही लकी हूँ कि बहुत ही रेगुलर तरीके से मैं कर रही थी।
और 84 में मैं BBC आई, तो समझिए 81 से 84 में मैंने बहुत नाटक किए। और जिक्र किया मैंने अभी सबा ज़ैदी का, उनके साथ जो है नाटक किए मैंने। उसमें जो पहला प्ले नेशनल लेवल पे गया, मतलब पूरे हिंदुस्तान ने देखा, ये मैं ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न के ज़माने की बात आपसे कर रही हूँ, वो था राही मासूम रज़ा साहब का उदास चबूतरा। और उसमें सबा ने बाकायदा स्टूडियो में कबूतर भी आ गए थे, सब कुछ, एक नवाब का घर दिखाना था, उसमें भी देना भाई मेरे ससुर बने थे। और मेरा देवर बना था अनु कपूर, जो कि बहुत ही मशहूर हैं ये अपनी अंताक्षरी वगैरह के लिए, और ऑफ कोर्स इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, वो भी NSD रेपर्टरी से ही थे अनु। तो अनु थे उसमें, मंजू मैनी थी जो कि रेडियो एक्ट्रेस भी थी, और डॉली आलूवालिया थी जो कि अब तो खैर क्या नाम है, फिल्मों में बहुत अच्छा कर रही है, विकी डोनर में उसने किया था, और आर्ट डायरेक्शन और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा करती है, उसके लिए कई अवार्ड्स भी मिले हैं। तो ये सब लोग अपने टॉप के थे। तो वो पहला नाटक जो है वो नेशनल टेलीविज़न पे किया, पूरा हिंदुस्तान ने मंगल को वो नाटक देखा था। तो इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि पहली टेलीफिल्म थी, फिर ये पहला नाटक नेशनल नेटवर्क पे गया। उसके बाद इस ब्लैक एंड वाइट में ही वेद सिन्हा ने आषाढ़ का एक दिन 3 घंटे का प्रोडक्शन किया था, जिसमें 1 महीना हम लोगों की बाकायदा रिहर्सल हुई थी। अब ये समझिए, उसमें बज्जू भाई राम गोपाल बजाज जो कि बाद में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर बने, वो मातुल बने थे मेरे साथ। मैंने प्रियंगु मंजरी, कालिदास की जो क्वीन थी, उसका रोल किया था। और MK रायना ने नकुल का किया था, उसमें ये भी था क्या नाम है, अभय भार्गव भी था। तो वो नाटक बहुत ही मेहनत का था। और तुम्हें याद होगा कि टेलीविज़न जो था वो लाइव प्लेस होते थे टेलीविज़न में, और करीब ये 3 कैमरास लगे होते थे, और उसमें आपने तो रिहर्सल कर लिया, आपने पूरा तैयार किया अपना कैरेक्टर, लेकिन आपको ये देखना होता था कि कौन से कैमरे में आपका शॉट आ रहा है। अगर आपका एंगल ठीक नहीं है तो आपने बहुत धांसू एक्टिंग की, लेकिन वो गया ही नहीं शॉट। तो हम लोग कनखियों से देखते रहते थे कि कौन से कैमरे की लाल बत्ती जो टॉप पे होती थी ना, जब लाइव होता था कैमरा, जल रही है, तो हम उस तरफ मुड़ के अपनी हम लोग एक्टिंग करते थे। उस ज़माने में पैसे बहुत कम मिलते थे, मेरे ख्याल से 250 या कितना मिलता था। मैं सबा से हंस के कहती थी कि इतने में तो हम लोग का बस का किराया भी रिहर्सल में नहीं पूरा होता है। लेकिन तो ये वाले नाटक, और रेडियो में और कम मिलते थे। हाँ, रेडियो में और भी कम होता था। कई बार तो प्रॉपर्टी अगर मिठाई वगैरह रखनी है तो हम लोग घर से लेके आते थे। 75 रुपये? हाँ, मेरे ख्याल से रेडियो की तो 75 रुपये थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ, और कहानियाँ हम लोग ने बहुत अच्छी की। अंकुर जी, वो भी NSD के डायरेक्टर बने, उन्होंने किया था अकेली, मनु भंडारी जी की कहानी पे किया था। फिर उसके बाद आया कि कलर में टेलीविज़न होगा 1982 में, 1982 में एशियन गेम्स हुए दिल्ली में, और उसके बाद में पूरा जो इंडिया का जो दूरदर्शन था वो कलर हो गया। जी हाँ, इसलिए कि नया सिस्टम आ गया था। बिल्कुल। तो उसमें जो है पहली जो 2 कलर प्लेस हुए वो सबा ने प्रोड्यूस किया। एक वो MK रायना ने डायरेक्ट किया था, 2 किए थे सबा ने। एक MK रायना ने डायरेक्ट किया था, एक अमाल आलाना ने डायरेक्ट किया था। MK ने किया था बॉस की दावत डायरेक्ट, जो कि भीम साहनी की कहानी जो है चीफ की दावत, उस पे था। उसमें बॉस जो थे वो VM बडोला साहब बने थे, जो कि बहुत मशहूर हमारे एक्टर हैं। बहुत गजब के, और ख़ासतौर पे मैं उनको रेडियो का बहुत बड़ा एक्टर मानता हूँ। कमाल की चीज़ें की हैं उन्होंने रेडियो पर। जी। और उसमें उत्तरा बावकर, जो कि फिर बहुत ही फेमस एक्ट्रेस, उनका इंतकाल हुआ है, देहांत हुआ है। और उससे पहले सुरेखा जी का जो बहुत फेमस थी, सुरेखा सीकरी जी, उनका हुआ था। उत्तरा जी थी उसमें। तो वो नाटक हम लोग ने किया था। दूसरा नाटक था वापसी, जो अमाल आलाना ने डायरेक्ट किया था, जिसमें इसने अनुपम खेर ने लीड किया था। और फिर उसके बाद ही उनको सारांश मिली थी महेश भट्ट की फिल्म। सो दैट वाज आल्सो समथिंग कंप्लीटली न्यू। उसी दौरान लोग ज़्यादातर समझते हैं कि हम लोग जो था वो पहला सीरियल था टेलीविज़न का, लेकिन उससे पहले ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न में भी रेवती शरण शर्मा जी का चलता था, और भी गम है ज़माने में, जिसमें डॉक्टर अश्वनी कुमार, जो रेडियो की भी बहुत अच्छी आवाज़ थे, वो भी होते थे। उसमें मैंने कई एपिसोड्स में किया था। और फिर उसके बाद जब कलर TV आ गया था
तो दादी माँ जागी करके चिरंजीव का लिखा हुआ एक नाटक था, जिसमें कि राजकुमारी प्रसाद जो बहुत अच्छी रेडियो की भी एक्ट्रेस थी, उन्होंने दादी का रोल किया था कि वो कोमा में चली जाती हैं और बहुत सालों के बाद जागती हैं तो कितनी तब्दीलियां दुनिया में आ गई हैं। तो उसमें उनकी एक बेटी का मैंने किया था रोल, जो कि पढ़ाती है, उसका भी डाउरी का चक्कर था। ये डाउरी बहुत उस बड़ा जमाने में बहुत बड़ा थीम था। हाँ टॉपिक था, तो उसके बारे में तो वो भी एक सीरियल जो था वो हम लोग के से पहले का है वो सीरियल। दिलचस्प बात बता रहे हैं आप कि किस तरह से चीज़ें हुई हैं। और फिर उसके बाद में जो एक आपका एक और फेज है, और वो बीबीसी में आने का है, लंदन आने का है। जी हाँ, तो ये किस्सा क्या है? तो ये किस्सा ये है कि उस वक्त मैं ये सब तो कर ही रही थी और बहुत अच्छा कर रही थी, सब में लीड रोल्स मिल रहे थे मुझे, तो मैं बहुत खुश भी थी। राजेंद्र नाथ जी के अभियान ग्रुप में, जिसमें जात थी साधु में भी मैंने किया है, जो आप श्री राम एसआरसी जो रेपर्टरी थी। एसआरसी रेपर्टरी तो थी ही, उनका अपना ग्रुप था अभियान, हाँ हाँ, जिसमें जात थी पूछो साधु की, और ये सब नाटक हुए थे। उसमें मैंने बगिया बाछा राम किया था, जिसमें मैंने लीड किया था। उसमें भी स्टेज पे उसके बेबी होता है, तो बेबी की आवाज़ भी मैंने की थी। तो वो हम लोग ने बाकायदा बेंगलोर वगैरह भी गया था वो नाटक, तो थिएटर उनके साथ किया था। तो उसी वक्त क्या हुआ कि मेरे जो शौहर थे उनको कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप मिली यहाँ पर लंदन में आकर पीएचडी करने की, लंदन यूनिवर्सिटी के साथ SOAS में। अब मेरे सामने ये बहुत बड़ी समस्या आ गई कि मैं इतना अच्छा कर रही हूँ यहाँ पर, और ये चले जाएंगे 3 साल के लिए लगभग लंदन, तो मुश्किल होगा। लेकिन मैंने उस वक्त ये निर्णय किया कि मैं साथ में आऊँगी, और मुझे यहाँ कुछ नहीं पता था कि मैं क्या करूँगी, लेकिन मैं यहाँ पहुँच गई थी। और आपने भी मुझे लेकिन आने से पहले जिक्र किया था कि बीबीसी में ज़रूर जाना, वहाँ पर बहुत अच्छा है, मौका मिलता है, आउटसाइड कंट्रीब्यूटर्स के लिए भी मिलता है, क्योंकि मैं तो छुट्टी लेके लीव विदाउट पे लेके आई थी अपनी यूनिवर्सिटी से। तो मैं सितंबर 1984 में यहाँ पर पहुँची, और अगले ही महीने में बीबीसी बुश हाउस में होता था उस वक्त, बुश हाउस पहुँची, और फिर वहाँ पर मैंने मुलाकात की कुछ प्रोड्यूसर्स से। और मेरी किस्मत ये थी कि बहुत से वीरेन मुंशी और इस तरह के जो लोग थे हिंदुस्तान से जो आए थे, जो प्रोड्यूसर्स, उन्होंने मुझे टेलीविज़न पे देखा था नाटक करते हुए। तो उन्होंने कहा अरे तुम तो फ़ौरन शुरू कर सकती हो, तो फिर मैंने वहाँ पर पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। जनरली मैं औरों की स्क्रिप्ट पढ़ती थी, लेकिन फिर वहाँ पर राजनारायण बिसारिया थे, जिनको मैं गुरु मानती हूँ बिल्कुल अपना। उन्होंने मुझको बहुत उत्साहित किया कि तुम्हारा तलफ़्फ़ुज़ ठीक है, सब कुछ ठीक है, उच्चारण सही है, तुम खुद अपनी स्क्रिप्ट लिखो, और करंट अफेयर्स वगैरह में भी तुम पार्ट लो। सिर्फ इंद्रधनुष, रजनी कौल जी का होता था एक मैगज़ीन प्रोग्राम, और भी जितने होते थे प्रोग्राम साइंस के, इकोनॉमिक्स पे मैं करती थी पार्टिसिपेट। तो उन्होंने मुझको स्क्रिप्ट्स देनी शुरू की, और मैं घर ले जाके बैठती थी, रात भर मैं उसका तर्जुमा करती थी, क्योंकि मैंने बिसारिया जी से कहा था कि हिंदी तो मैंने स्कूल के बाद पढ़ी ही नहीं है, तो मेरा तो हाथ ही अटक जाएगा, देवनागरी में लिख ही नहीं पाऊंगी। उन्होंने कहा ऐसा है ही नहीं, तुम कर सकती हो। और उनके इनकरेजमेंट के साथ मैं रात भर लिखती थी, तर्जुमे करती थी, और फिर हम लकी कि आखिर में 3 साल के बाद ये हालत हो गई थी कि मार्क टली का आता था कोई भी डिस्पैच, और स्टूडियो में ही पकड़ा दिया जाता था, और मैं पढ़ रही होती थी अंग्रेजी में और बोल रही होती थी हिंदुस्तानी में। हाँ, तो बहुत से प्रोग्राम्स मैंने ये किए, और मेरा बहुत ही अच्छा फेज रहा वो बीबीसी का यादगार। तो आपने देखिए राजनारायण बिसारिया यहाँ पे थे, उनके साथ में काम किया, रजनी कौल के साथ में काम किया, ओंकार नाथ जी थे, कैलाश भाई थे, और यहाँ पर बहुत फ्रीडम मिलती थी कि आप अपनी सीरीज़ करें। तो मैंने कुछ सीरीज़ भी यहाँ पर की थी, जैसे कॉस्ट्यूम्स ऑफ इंग्लैंड, और इन सब पे किया था। एक बात बताइए, आपने एक और बहुत ही मशहूर प्रोडक्शन हुआ था, रेडियो के लिए हुआ था वो, या टेलीविज़न के लिए हुआ था, आप ही बताएंगे इसके बारे में, और वो था यस मिनिस्टर। हाँ, तो मैं क्या कर रही थी कि मैं, क्योंकि हर तरह का करती रही, मैंने बताया तुम्हें सारे मैगज़ीन जितने प्रोग्राम्स थे या साइंस वगैरह का था वो कर रही थी। फिर उसके बाद एक निर्मला जोशी जी के साथ मैं प्रोग्राम करती थी, जिसमें एक 5 साल की बच्ची है जो यहाँ आई है लंदन में, और यहाँ की बातें बताती है, ट्रैवलॉग्स करती थी। ये सब तो कर ही रही थी, लेकिन मैं नाटक भी कर रही थी, फीचर्स कर रहे थे हम लोग उस वक्त। उर्दू में मुझे थोड़ा सा मुश्किल होता था, स्क्रिप्ट में तो मैं देवनागरी में लिख के करती थी,
और वहाँ मुझे मौका मिला काफ़ी नाटक करने का। वहाँ एक से एक बड़े नाम थे, जैसे कि यावर अब्बास साहब थे, मुजीब सिद्दीकी साहब थे। तो यावर अब्बास साहब के साथ मैंने कई नाटक किए, जिसमें सबसे मशहूर नाटक और मुझे जो बिल्कुल यादगार है वो चेकॉफ का प्रपोज़ल, द प्रपोज़ल किया था, जिसमें हम तीन ही कैरेक्टर्स थे, सईद जाफरी, ये ज़िया मोहिद्दीन। तो उस नाटक में तीन ही कैरेक्टर थे, उसमें सईद जाफरी साहब थे, ज़िया मोहिद्दीन साहब थे और मैं थी। तो वो हम लोग ने रिकॉर्डिंग की, जो कि एक यादगार थी। इसके अलावा बेगम हबीबुल्ला के साथ मैंने बहुत ही अच्छा नाटक एक किया था, जिसमें लेटर्स पढ़ने थे। ये उर्दू का ड्रामा था? ये उर्दू का था। और फिर मुजीब भाई ने, मुजीब सिद्दीकी साहब ने यस प्राइम मिनिस्टर, जो बीबीसी का बहुत ही मशहूर सीरीज़ है टेलीविज़न का, उसका उन्होंने अडेप्टेशन किया था उर्दू में, और उसका नाम उन्होंने दिया था बजाए इरशाद। बजाए इरशाद। उसमें बदिउज़्ज़मा साहब ने जो है, जो बहुत मशहूर एक्टर, उन्होंने फिल्म्स वगैरह भी बहुत की है, उन्होंने मेन रोल किया था। और उसमें जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स थे वो मैं करती थी। हम लोग की लाइव रिकॉर्डिंग्स होती थी, बाकायदा हंसी वगैरह उसमें लाइव होती थी। और एक बार पॉल एडिंगटन, जिन्होंने मेन रोल किया है बीबीसी सीरीज़ में, वो भी तशरीफ़ लाए थे। अरे वाह! तो वो बहुत ही एक यादगार सीरीज़ हम लोग ने किया था। और इसकी तो और इनकी तस्वीरें बाकायदा हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर्स में छपती थी। मैंने वो तस्वीरें देखी हैं और बड़ी ज़बरदस्त तस्वीरें हैं, जिसमें आप भी हैं और जो एक्टर्स हैं उसमें। और उसमें बल्कि उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि ये रेडियो ड्रामा है या टेलीविज़न ड्रामा है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। ये वाला जो था हम लोग ने जो किया था बजाए इरशाद, वो बीबीसी रेडियो के लिए, उर्दू सर्विस के लिए 1984 में? हाँ, ये होगा, हाँ नहीं 85 के करीब होगा मेरे ख्याल से। और इसके डायरेक्टर थे मुजीब सिद्दीकी, जी हाँ, जो ऑल इंडिया रेडियो में प्रोड्यूसर होते थे, फिर यहाँ पे आए थे अटैचमेंट पर। जी हाँ, उन्होंने डायरेक्ट किया। जी हाँ। वाह! और यावर भाई के साथ तो सब भी आते थे। एक नाटक मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें ज़ोरा सहगल, जो कि बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस हैं, फिल्मों में भी उन्होंने बहुत किया है, वो भी थी। तो वो नाटक यहाँ पर भी जो हम लोग ने रेडियो के किए, वो बहुत उम्दा और बहुत देखिए, इतने मज़ेदार। सारे आपने नाम लिए हैं, बहुत सारे नाम आज हमारे साथ हैं ही नहीं। मुझे इस बात का शर्फ हासिल है कि उन लोगों के साथ मैंने भी काम किया। जैसे कि प्रपोज़ल का आपने ज़िक्र किया, तो प्रपोज़ल हमने भी किया था। अचला ने उसको एडेप्ट किया था उर्दू में, और फिर मैंने डायरेक्ट किया था, स्टेज पे किया था, और उसमें बदिउज़्ज़मा ने रोल किया था। अरे वाह! अब आज बदिउज़्ज़मा नहीं है, आज़मगढ़ के रहने वाले थे, यहाँ जी। लंदन के बहुत मशहूर एक्टर थे। और इसके साथ परवेज़, मैं यहाँ पर तुम तो जानती हो, मैं जैसे मैंने बताया 1 ही महीने में मैं रेडियो करने लगी बीबीसी के साथ, और फिर 2 महीने के बाद यहाँ पर एशियन मैगज़ीन प्रोग्राम होता था बीबीसी टेलीविज़न पे, संडे मॉर्निंग्स को बीबीसी 1 पर आता था। तो उनके जो प्रोड्यूसर थे वो आए मुझे, और ये टेलीविज़न होता था? हाँ, ये टेलीविज़न होता था। तो वो उन्होंने इनवाइट किया मुझे कि कौन प्रोड्यूसर थे? प्रोड्यूसर थे कृष्ण गोल्ड साहब, हाँ। ओके, जो कि यावर अब्बास साहब की बहन के हस्बैंड थे। तो वो उन्होंने बुलाया, तो मैं यहाँ से, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में इतनी हिम्मत नहीं पड़ती, यहाँ ये था कि ट्रेन लेके मैं पहुँच गई बर्मिंघम ऑडिशन करने के लिए। और उन्होंने फ़ोन पे मुझे स्क्रिप्ट बता दी थी, वो मैं रास्ते भर रखती गई, क्योंकि हम लोग का ऑटो क्यों नहीं होता था। और वहाँ पर मैंने जाके दिया, वहाँ पर भी पैनल तो नज़र नहीं आ रही थी। मैंने ऑडिशन किया, सारे लिंक्स दिए, और फिर वो लोग नीचे आए पैनल, उसमें कुछ अंग्रेज़ भी थे, और उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने उनमें से कहा आप ज़रा तेज़ बोल रही हैं। तो मैंने हंस के कहा कि आप लोग 1965 में आए हैं, जो कि आपको नंदा और आशा पारेख और ये सब लोग याद हैं, आजकल हम लोग ऐसी बात करते हैं। फिर वो लोग हंसे, उनका बिल्कुल क्लियर हो गया है। और मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही एक बात मैं कभी नहीं भूल सकती, कि वो जो ऑडिशन दिया था परवेज़ मैंने, उन्होंने कहा ये संडे को प्रोग्राम जा रहा है। अच्छा, ऑडिशन ही सो प्रोग्राम माई में बन गया। ऑडिशन वेंट एज माई फर्स्ट प्रोग्राम ऑन बीबीसी टेलीविज़न, ऑन बीबीसी 1, और मेरे पास टेलीविज़न नहीं था, तो मुझे अपना प्रोग्राम देखने के लिए अपने नेबर्स के पास जाना पड़ा। ये बड़ी दिलचस्प बात इसलिए है कि देखिए, बाद में फिर वो टेलीविज़न प्रोग्राम
जो एशियंस के लिए होता था और हिंदी उर्दू में मिली जुली ज़बान होती हिंदी थी। उर्दू अंग्रेजी में भी बोलना पड़ता था, डिपेंड करता था कि किसको आप इंटरव्यू कर रहे हैं। फिर वो प्रोग्राम भी बंद कर दिया गया था। जी उसके अलग अलग रंग रूप रहे हैं। उसमें महेंद्र कौल भी कभी एक जी ज़माने हाँ, में बिल्कुल प्रोड्यूसर थे। बिल्कुल महेंद्र कौल साहब बिल्कुल थे उसमें। और उनके ज़माने की रिकॉर्डिंग्स बहुत सी थी जो हम लोग अपने प्रोग्राम में फिर मिला के रखते थे, क्योंकि सारे स्टार्स जितने भी बॉलीवुड के स्टार समझ लीजिए, हिंदुस्तानी फिल्म जैसे दिलीप दुनिया कुमार। के दिलीप कुमार साहब हों, और फिर बाद में तो रेखा वगैरह का भी था इंटरव्यू, और जितने सिंगर्स, किशोर कुमार साहब, आशा भोसले, लता बहुत लोग जी, आते थे उसमें। सभी के इंटरव्यू भी होते थे और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी होती एक थी। बड़ा नायाब इंटरव्यू महेंद्र कौल का किया हुआ है उस ज़माने का, वो शिव बटालवी का, जो पंजाब के बड़े मशहूर शायर थे। बहुत गजब का नायाब इंटरव्यू है, इसलिए कि वो इंटरव्यू उस जैसा कहीं और मौजूद ही नहीं है। यहाँ बीबीसी में हुआ था। खैर, तो ये आपकी खुशकिस्मती है कि आपको उस जो एशियन टेलीविज़न था बीबीसी का, यहाँ पे उसमें काम करने का मौका मिला। तो क्या नाम क्या था उसका पूरा? एशियन मैगजीन प्रोग्राम था जो कि रिकॉर्ड किया जाता था बीबीसी के पेबल मिल स्टेशन पर, जो कि बर्मिंघम में था। तो रिकॉर्डिंग्स के लिए हम लोग को यहाँ लंदन से बर्मिंघम जाना होता था, और वो होता था टेलीकास्ट संडे मॉर्निंग्स को BBC 1 पर। तो मुझे बहुत अच्छा मौका ये मिला कि मैं रेडियो टेलीविज़न दोनों यहाँ करती रही। और फिर उसके बाद मैं 88 में जब मैं वापस गई तो मुझे ये था कि एक्टिंग फिर से हम कर सकते थे, लेकिन बाय दैट टाइम आई वाज प्लानिंग अ फैमिली, और मैंने सोचा कि वो मुश्किल हो जाएगा, कोई किरदार आपका नहीं कर सकता है सीरीज़ वगैरह में, लेकिन अगर न्यूज़ करूँ मैं तो ये है। और क्योंकि यहाँ पर करंट अफेयर्स वगैरह करके गई थी मैं, तो वो कोई भी पढ़ सकता है इन केस आई कांट गो फॉर द अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग। आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रोक देता हूँ, इसलिए कि देखिए, जैसे कहते हैं ना कि आर पाथ्स क्रॉस्ड, अंग्रेजी में कहते हैं कि इधर आप 1988 में 1988 में लंदन से दिल्ली लौट रही हैं, और तभी मैं 1988 में दिल्ली से ऑल इंडिया रेडियो से लंदन के लिए रवाना हो रहा हूँ बीबीसी हिंदी सर्विस ज्वाइन करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, ये कमाल की बात है। तो हम लोग यहाँ पर साथ में बिल्कुल काम नहीं कर पाए, और लेकिन आज देखो हम लोग बैठे हुए हैं साथ यहाँ लंदन में और बातचीत कर रहे हैं। क्या किस्मत होती है। हमने ऑल इंडिया रेडियो में थोड़ा बहुत काम किया एक दूसरे के साथ में, ड्रामे वगैरह का। जी। तो फिर वापस जाके आपने वो सारी चीज़ें अपनी रिज्यूम कर ली, है ना? जी हाँ। तो मैं जब वापस आई तो मैंने यही सोचा कि टेलीविजन न्यूज़, अब आते हैं उस तरफ। तो मैंने फिर टेलीविज़न न्यूज़ के लिए जब मैं गई तो उसके भी ऑडिशन के लिए हम जब गए, ऑडिशन किया, तो उन लोगों ने बल्कि ये पूछा कि आप इंग्लिश में करेंगी कि आप हिंदी में करेंगी। और मैंने ये बहुत सही एक निर्णय लिया कि हिंदी के सुनने वाले बहुत हैं और मैं हिंदी में करूं तो बेटर रहेगा, जबकि अपने अब दोस्त अहबाब जो थे वो तो अंग्रेज़ी में देखते थे। तो मैंने समझिए 12 साल नेशनल न्यूज़ की, और वहाँ पर भी आप एक एक सीढ़ी चढ़ के पहुँचते हैं नेशनल न्यूज़ तक। आपकी शुरुआत होती है पार्लियामेंट न्यूज़ से, और फिर आप धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। तो उसमें भी जितना एवोल्यूशन हुआ हम लोग की न्यूज़ का, उतने 12 साल में हिंदुस्तान में मैं उसका हिस्सा रही। जैसे याद दिलाइए मुझे, किस ज़माने में शुरू किया आपने? ये हमने 88 में शुरू किया। 1988 में 1988 में आपने दूरदर्शन पर हिंदी में समाचार पढ़ने शुरू कर दिए। जी हाँ, और उसमें हिंदी काफ़ी क्लिष्ट होती थी, तो मैं मजाक में कहती थी कि आप हिंदी में समाचार सुनिए की जगह नमस्कार, अब आप समाचार में हिंदी सुनिए। लेकिन उसमें हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार बात तुम्हें मैं ये बताऊं कि यहाँ पर जो हम लोग का स्टाइल था बीबीसी में, वो जितना आप कॉन्वर्सेशनल रखें, उतार चढ़ाव बातचीत में, ताकि आपका एक राब्ता कायम हो सके अपने श्रोताओं के साथ, वो होता था। और न्यूज़ में दूरदर्शन का स्टाइल उस वक्त ये था कि आप बिल्कुल स्ट्रेट फेस रख कर और बिना ज़्यादा मुस्कुराए, आखिर में न मुस्कुरा सकते हैं और शुरू में, आपको न्यूज़ देनी है, और आपके सारे सेंटेंसेस जो हैं बिल्कुल स्ट्रेट आने हैं कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ था। उतार चढ़ाव जो हम लोग का था कि एक सेंटेंस यहाँ से उठाया तो दूसरा वहाँ से उठाया ताकि एक वैरायटी रहे, वो नहीं था। तो मुझे बहुत कुछ जो मैंने बीबीसी में सीखा था उसको मुझे अनलर्न करना पड़ गया हिंदुस्तान में। लेकिन धीरे धीरे वही पार्लियामेंट न्यूज़ से शुरू करके फिर 730 न्यूज़ करके फिर नेशनल न्यूज़ हमने करना शुरू किया। नेशनल न्यूज़ किसके साथ करती थी आप? हम लोग, अच्छा, वहाँ पर भी सलमा सुल्तान वगैरह को इतना देखा हुआ था, तो पहली बार जब उनको देखा मेकअप रूम में, फिर मौका मिला कि हम लोग साथ में भी पढ़ते थे।
तो उस वक्त तो सभी थे, ये सभी लोग थे, सीवी रमन साहब थे, शम्मी नारंग, सलमा सुल्तान, शोभना जगदीश, मीनू तलवार, मीनू तलवार, कोमल जीवी सिंह। कोमल जीवी सिंह ने न्यूज़ तब तक छोड़ दी थी, वो रेडियो का कंटिन्यू कर रही थी। लेकिन हम सभी थे, नीति रविंद्रन, गीतांजलि अय्यर, रीनी सैमन बाद में आई हैं। रिनी बाद में आई, रिनी जो है वो बाद में आई। और तो सभी मशहूर जितने भी नाम थे हम ही लोग थे, क्योंकि चैनल एक ही था न्यूज़ का उस वक्त। और उसमें भी पहले ऑटो क्यू नहीं था, तो नीचे से देख के पढ़ने वाला जो एक पूरा फेज था, हाथ में स्क्रिप्ट होता था, नीचे आपके टेबल पे स्क्रिप्ट होता था, आप नीचे देख के पढ़ते थे, आधा सेंटेंस नीचे देखा और तब तक आपने जहन में ढाल लिया कि आगे क्या है, और फिर ऊपर कैमरे में देख के बोलते थे हम लोग। तो नीचे से देख के पढ़ने वाला भी था। ऑटो क्यू कब आया? ये कंप्यूटराइज्ड ऑडियो क्यू से पहले जो है एक लेंस लगाया गया था ऊपर से। तो जब आप बैठे हैं तो लेंस में आपकी जो स्क्रिप्ट टेबल पे रखी हुई है वो आती थी, और वो रिफ्लेक्ट करती थी आपके जो वो है कैमरा जो है उसके स्क्रीन पर। तो आप अपने आप स्क्रिप्ट को आगे करते जाते थे, और वो हिस्सा जो है वो मिरर करके आता था आपके कैमरे के सामने के लेंस पर, और आप पढ़ते थे। अच्छा, उसमें एक ये दिक्कत मुझे लगती थी और सभी को लगती रही होगी कि आपका कनेक्ट नहीं है ना, आप सामने पढ़ रहे हैं लेकिन हाथ आप नीचे चला रहे हैं, तो कहीं पर भी अगर थोड़ा गड़बड़ हुआ, आपने नीचे देखा, तो आपको पता ही नहीं स्क्रिप्ट में कहाँ देखना है नीचे। तो मैं क्या करती थी, साथ साथ एक अपना अंगूठा जो है जिस लाइन पे जा रहा होता था वहाँ एक छोटा सा मेरा अपना अंगूठे का एक टिप दिखाई देता रहता था, ताकि मुझे पता हो कि वापस कहाँ आना है अगर हमें स्क्रिप्ट से देखना पड़े। और फिर उसके ये हुआ होगा मेरे ख्याल से, जो लेंस वाली मैं बात बता रही हूँ, मस्ट बी मिड-90s और सो। और फिर उसके बाद जब CPC शुरू हुआ है, सेंट्रल प्रोडक्शन सेंटर दूरदर्शन का, वहाँ से सिरी फोर्ट में जो एशियन गेम्स विलेज में बिल्डिंग मिली थी वहाँ से करने लगे, वहाँ पर कंप्यूटराइज्ड शुरू हुआ है। ऑटो क्यू मिल गया, ऑटो क्यू मिला है। तो ये पूरा न्यूज़ की भी पूरी तब्दीलियाँ, फिर पहले विजुअल्स बहुत कम होते थे, हम ही लोग ज़्यादा दिखाए जाते थे। वो कौन से ज़माने थे और कौन सी बड़ी खबरें थी? उसमें बाबरी मस्जिद की भी आती है खबर, यानी कि 6 दिसंबर 1992, हाँ वो भी आती है। जब ये बाबरी मस्जिद तोड़ी जाती है तो उस अयोध्या वक्त में। भी मैंने खबरें पढ़ रही थी आप? हमने खबरें पढ़ी हैं। आपके साथ और कौन था? सलमा सुल्तान थी मेरे साथ। और फिर उसके बाद में जब ये हाईजैक हुआ था प्लेन, कंधार वाला, वो अटल बिहारी वाजपेयी थे तब प्राइम मिनिस्टर। तो जो ये न्यूज़ का भी जो सिलसिला था वो बहुत अच्छा रहा, लेकिन धीरे धीरे अपने आप ही मेरा इंटरेस्ट उसमें थोड़ा कम हो गया, तो मैंने ही छोड़ा 2002 में। और उसके बाद मुझे बहुत से और ऑफर्स मिले। उसी वक्त फ़ौरन इनाडू में उर्दू चैनल शुरू हुआ था, तो उनके प्रोड्यूसर्स ने मुझे कांटेक्ट किया कि बज़्म ख़वातीन मैगज़ीन प्रोग्राम हम लोग शुरू करना चाहते हैं, और BBC रेडियो की वजह से आपकी आवाज़ कहाँ कहाँ पहुँची हुई है बिहार के कस्बे कस्बे में सब लोग जानते हैं, और हम चाहते हैं कि आप बज़्म ख़वातीन कीजिए। तो मैंने सोचा चलिए, समाचार में मैंने हिंदी की थी, अब थोड़ा मैं उर्दू का करना शुरू करूँ तो अपनी उर्दू जो है वो थोड़ी रवां होगी और कुछ प्रैक्टिस होगी। तो फिर मैंने परवेज़ 1000 शोज़ किए बज़्म ख़वातीन के। अच्छा, इनाडू के किए। ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। हाँ, तो ये हम हिंदुस्तान भी जाता था और 26 और देशों में जाता था उर्दू का प्रोग्राम। बीच में आप और भी बहुत कुछ कर रही थी, यानी मिसाल के तौर पे आपने स्टेज पे भी कुछ किया, ज़ाहिर सी बात है। और दूसरी बात ये कि जो प्राइवेट रेडियो का काम होता है, यानी आवाज़ लगाना, हम लोग मजाक में कहते थे कि आज आवाज़ लगाने जा रहे हैं, मतलब ये कि कहीं कमर्शियल रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना, कहीं कुछ और कोई स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं स्टूडियो में, ये सब भी कर रही थी। मैं एडवर्टिजमेंट का मैंने ज़्यादा नहीं किया था, लेकिन मैंने वॉइस ओवर्स बहुत किए थे जब मैं न्यूज़ कर रही थी टेलीविज़न पे। तो ये था हम लोग सभी जितने भी थे, हम लोग आउटसाइड कंट्रीब्यूटर्स ही थे न्यूज़ के लिए, बिकॉज हम सब लोग कहीं ना कहीं पढ़ा रहे थे। सीवी रमन साहब इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे राजधानी कॉलेज में, मैं जीसस मेरी कॉलेज में पढ़ा रही थी, सरला महेश्वरी पहले जीसस मेरी कॉलेज में पढ़ा रही थी, फिर हंसराज में पढ़ा रही थी। ये सब मशहूर नाम है उस ज़माने के, ये दूरदर्शन के न्यूज़ एंकर्स। अविनाश कौर मैथमेटिक्स की टीचर थी। तो हम सब लोग
कुछ और भी कर रहे थे। लेकिन हमारा कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का नहीं था कि हम कहीं और नहीं जाएंगे, लेकिन एक तरह से अपने ऊपर हम लोग ने बंदिश लगाई हुई थी कि हम एक नोन फेस, एक न्यूज़ एंकर हैं, तो हम किसी और चैनल पे, जब चैनल्स शुरू हुई, नहीं जाएंगे। लेकिन मैं वॉइस करती थी, तो बहुत लंबे लंबे सीरीज़ जी टेलीविज़न वगैरह के जो हैं, जैसे कि हम होंगे कामयाब, जो करियर के लिए उषा अल्बुकर्क बनाती थी, और भी खूबसूरत, मानसी, मिर्च मसाला, इस तरह के बहुत से प्रोग्राम्स थे Voicing जिनकी बहुत किया सारी वॉइस में अच्छा ये करती बताइए, थी। ये जो खबरें पढ़ती थी आप दूरदर्शन पे, कुछ याद है कितने पैसे मिलते थे? अब 250 रुपये, अच्छा और उसका हर कॉन्ट्रैक्ट बनता था अलग से, उस पर रेवेन्यू स्टैम्प लगता था, हाँ वो लगाना पड़ता था। और लेकिन तो वही मैं बता रही थी, चैनल्स में मैं नहीं करी थी परवेज़, लेकिन मैं जो लाइव एंकरिंग ऑन स्टेज, और एक से एक बड़े और कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम। किस तरह के प्रोग्राम किए आपने? ये सारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स के प्रोग्राम्स होते थे, गांधी पीस प्राइज़ जो राष्ट्रपति भवन में होता था, जो कि सबसे बड़ा प्रोग्राम होता था, क्योंकि उसमें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों की स्पीच होती थी। तो वो वाले प्रोग्राम, जितने अवार्ड प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे वो एनर्जी अवार्ड्स हों, राजीव गांधी प्रोडक्टिविटी अवार्ड्स हो, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स, उस ज़माने की बात कर रही हैं आप? फ्रॉम 88 2019 तक मैंने किए सारी मिनिस्ट्रीज़ के प्रोग्राम, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, लेबर मिनिस्ट्री से लेके ये स्टेज पे करती थी आप? स्टेज पे अंग्रेजी लाइव, में, हिंदी में? अंग्रेजी हिंदी दोनों, और जितनी भी आपकी स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, चाहे वो नरेगा हो, चाहे राजीव गांधी प्रद्युतिकरण योजना हो, जितनी स्कीम्स हैं, विज्ञान भवन के जितने बड़े प्रोग्राम्स होते थे। एक उम्र गुजारती आपने रेडियो की खिदमत में, टेलीविज़न की खिदमत में, स्टेज की खिदमत में, कला की खिदमत में और आवाज़ लगाने की खिदमत में। जी हाँ, बिल्कुल। एक बात और है कि बहुत कम लोग अभी तक ये बात जान पाए होंगे कि आप एक्चुअली हैं कौन। वो तो ये तो समझ के कि हाँ ये गज़ाल अमीन है, और रेडियो टेलीविज़न में इन्होंने काम किया है, समाचार पढ़े हैं, रेडियो ड्रामा बहुत किया है, स्टेज ड्रामा भी किया है, और साथ में टेलीविज़न ड्रामा भी किया है। तो थोड़ा सा यहाँ इस बात को भी इस्टेब्लिश करते चलते हैं कि आप एक बहुत ही मशहूर ख़ानदान से आती हैं। तो ज़रा बताइए कुछ अपने वालिद साहब के बारे में, फादर के बारे में बताइए। लेजेंडरी प्रोफेसर अमीन। जी हाँ, मेरे फादर मोहम्मद अमीन, प्रोफेसर मोहम्मद अमीन, जिन्होंने कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, जो कि बहुत ही नामी कॉलेज है हिंदुस्तान का, और उसमें से सब बहुत मशहूर लोग पास करके निकले हैं, वहाँ उन्होंने 45 साल पढ़ाया। तो उन्होंने 3 जनरेशन्स, 3 पीढ़ियों को वहाँ पर पढ़ाया, और वहीं पर मेरी परवरिश हुई सेंट स्टीफेंस कॉलेज के कैंपस में। और उनको सभी उनके स्टूडेंट्स जो थे अमीन साहब के नाम से बुलाते थे। हिस्ट्री पढ़ाते थे? जी हाँ, हिस्ट्री पढ़ाते थे, और ख़ास तौर से मिडीवल हिस्ट्री वो यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते थे, और बहुत इज़्ज़त थी उनकी। जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको अमीन साहब कहते थे। और मेरी वालिदा जो थी, वो भी मेरे फादर का जो डेडिकेशन था और पैशन था पढ़ाना और कॉलेज के प्रति, उसमें बिल्कुल शामिल थी, इस हद तक कि वो भी मेरे फादर को अमीन साहब बुलाती थी। अच्छा, आपने भी हिस्ट्री में ही काम किया? जी ना? हाँ, और मैंने भी हिस्ट्री ही किया, पढ़ाई। और मेरे ब्रदर जो हैं वो भी हिस्ट्री के नाम प्रोफेसर बता रहे। दीजिए। प्रोफेसर शाहिद अमीन, बहुत नामी हिस्टोरियन है वो। और मैंने जीसस एंड मेरी कॉलेज में करीब 36 ईयर्स, 36 साल मैंने वहाँ पर पढ़ाया। मैंने भी 2 पीढ़ियों को तो पढ़ाया ही है। और तुम्हें जानकर ताज्जुब होगा कि अभी तक मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, जिनको मैंने 25 साल पहले पढ़ाया, वो भी कांटेक्ट में हैं। और एक मैं नाम अभी देना चाहूँगी, तुम्हें बताना चाहूँगी कि मुझे बहुत खुशी हुई है ये देखकर कि मेरी एक स्टूडेंट अर्ली 80s की, जो है जज है सुप्रीम कोर्ट में, और बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि शी विल बी द फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बीवी नागरत्ना, जो कि बहुत अच्छा स्टैंड लेती हैं। अभी भी जितने भी केसेस हैं उसमें बीवी नागरत्ना का नाम तुम्हें देखने को मिला। अभी हाल में मैंने उससे बात भी की, और हम लोग क्लास में बात कर रहे थे कि जब वो क्लास में थी। तो ये है कि क्योंकि मैं कम्युनिकेशन से इतना जुड़ी रही हूँ, तो टीचिंग में भी कम्युनिकेशन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता था। तो मैंने ज़्यादा रिसर्च वगैरह एकेडमिकली नहीं की, लेकिन पढ़ाना, गाइडिंग, मेंटरिंग, कम्युनिकेशन मैंने अपने क्लास में जो है उसको हमेशा बहुत मैं तो बार-बार दी। ये सोच रहा हूँ गज़ाला, आपसे बात करते हुए, कि
इतना सब कुछ कैसे मुमकिन हो सकता है? यानी कि एक जो पैरेलल करियर जो आपका चल रहा था, यानी कि रेडियो, टेलीविज़न, स्टेज और फिर साथ में प्रोग्राम करना, दुनिया भर की चीज़ें, एक्टिंग, ये अपने आप में फुल फ्लैजेड काम है। इसके लिए ही कम से कम दिन में 12 घंटे चाहिए ये सब करने के लिए, अचीव करने के लिए। और उसमें आप पढ़ा भी रही हैं, नौकरी भी की, कितना 35-36 साल? 36 साल मैंने Oh नौकरी my की, और वहाँ पर भी हमारी प्रिंसिपल वगैरह सब नन्स थे। वो लोग मुझे देखते थे न्यूज़ में, सबको पता था, हम लोग इस जितने भी थे हम लोग सब लोग पार्ट टाइम करते थे ये। तो एक मैं बात बताना चाहती हूँ कि मेरी एक प्रिंसिपल थी, उन्होंने देखा होगा न्यूज़, और फिर उन्होंने मुझे एक दिन कैंटीन में मिली, मुझसे कहनी, गजाला, where did you learn such good Hindi? तो मैंने कहा, सिस्टर, I learned it in London. तो ये है कि मेरे ख्याल से मैं अपने को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि कई बार मैं भी सोचती हूँ कि अगर लोग कहते हैं आप अपना रिज्यूमे दीजिए, तो मुझे लगता है पता नहीं कितने पेजेस का होगा, लेकिन अच्छा रहा जो भी कुछ रहा अभी तक। और आगे उम्मीद है कि मैं वापस रेडियो में भी जाऊंगी और सोशल मीडिया वगैरह पे भी और ज़्यादा मैं कर पाऊंगी, और पॉडकास्ट पे करूंगी, क्योंकि अब तो सब डिजिटाइज हो गया है, पॉडकास्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है। चलो, तुम्हारे पॉडकास्ट का एक हिस्सा बन गई इसी तरह से। अरे वाह, ब्रिलियंट, क्या बात है। अच्छा, मुझे इस बात की बेनता खुशी है कि ये सब बातें हमने कर ली हैं, लेकिन मुझे ये यकीन है कि एक बार ऐसा फिर से मौका आएगा कि गजाला अमीन एक बार फिर से मेरे साथ में यहाँ स्टूडियो में मौजूद होंगे, और एक बार हमने इसमें नहीं कवर किए हैं हम लोग ज़रूर कवर करेंगे। हाँ, और उसमें हम एनेक्डोट्स वगैरह और सारी चीज़ें ये सब भी रिकॉर्ड करेंगे। तो गजाला अमीन, बहुत बहुत शुक्रिया। परवेज़ आलम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझसे इतनी लंबी गुफ्तगू की। वाह, शुक्रिया, क्या बात है। ओके, खुदा बाय, हाफिज़। खुदा बाय हाफिज़। बाय। रेडियो, टेलीविज़न, थिएटर और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया का मशहूर नाम गजाला अमीन। गजाला अमीन के साथ ये इंटरव्यू लंदन में 13 जुलाई सन 2023 को रिकॉर्ड किया गया था। ये इंटरव्यू एप्पल और स्पॉटिफाई के अलावा यूट्यूब पर भी मौजूद है। हमें लिखिए कि गजाला अमीन के साथ ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा। ईमेल है post@cineinc.com, post@cineinc.com। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में सिने के सैकड़ों पॉडकास्ट सुनने के लिए और देखने के लिए मौजूद हैं। आर्ट्स, कल्चर, लिटरेचर, हिस्ट्री, ड्रामा, तकरीबन सभी थीम्स पर ये पॉडकास्ट है। हमारी वेबसाइट पर इन सभी पॉडकास्ट की डिटेल्स मौजूद हैं। सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट www.cineinc.com। परवेज़ आलम को अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।